हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2011 का सेकंड शिफ्ट के पेपर को। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर को डिस्कस किया जा चुका है, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जो लोग नहीं देखे हैं या जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो विजिट करके देख सकते हैं। इससे पहले आपका आरआरबी ग्रुप डी का जनरल साइंस का जो पेपर है उसका भी वीडियो कंटिन्यू अपलोड हो रहा है। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का हो, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस, डीआरडीओ, या फिर आप स्टेट लेवल किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आपके राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड, बिहार, बंगाल के कोई एग्ज़ाम हो, तो आप हमसे जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे रोज़ आपको कंटिन्यू किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को अपलोड किया जा सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के माध्यम से आप अपने आप को जज कर सकते हो कि मैंने किस टॉपिक को पढ़ा है और किस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका आरआरबी जो ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है उसका डेट आरआरबी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है, जो आपका 23 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, कि आपका 23 फरवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि रेलवे में अधिकतर प्रश्नों को आपके 50 से 60%, चाहे वो साइंस के हो या फिर रीजनिंग के, रिपीट किए जाते हैं या फिर उससे मिलता जुलता सवाल को पूछा जाता है। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के एंड में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे या फिर किस एग्ज़ाम का वीडियो प्रीवियस ईयर चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा से मोड़ने पर वह विकल्पों में से किसकी भांति दिखेगी। देखिए आपको प्रश्न चिन्ह दिया गया है कि जब इसको हम फोल्ड करते हैं, जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो यह किसकी तरह दिखेगा। जब हम इसको यहाँ से मोड़ देंगे तो ये किसकी तरह दिखेगा। आपको 4 ऑप्शन में बताना है ABCD में कि किसकी तरह दिखेगा। तो चलिए फोल्ड करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फोल्ड करोगे तो ये वाला तो पार्ट दिखेगा आपको, ये वाला तो पार्ट सेम रहेगा, ठीक। और ये वाला पार्ट जो है ये आप इधर इसको फोल्ड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका ये 2 हो गया। उसके बाद जब आप इसको फोल्ड करोगे तो जो यहाँ पे एक आपका ये है, ये सीधा इस पे आ जाएगा। तो आपको फाइनली ये जो इमेज है वो इस तरह को देखने को मिलेगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, तो C। ऐसा आपका किस में है, तो C वाले में है, मतलब ये इमेज सही है। तो ऑप्शन आपका D हो जाएगा राइट। ऑप्शन डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए। मतलब पूछ रहा है कि अगर हम, जैसे मान लीजिए एक सफ़ेद पेपर है, अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड कर दें तो ये पार्ट इधर आ जाएगा। तो वो मिलता जुलता पार्ट, मिलता जुलता जो आकृति है इसमें से कौन सा है। तो हमने इसमें ये देखा कि जब हम इस पार्ट को फोल्ड करते हैं, कि जब हम इस पार्ट को फोल्ड कर रहे हैं तो ये फोल्ड करने से ये वाला पार्ट तो इसके ऊपर आ जाएगा, और जब इसके ऊपर ये आ जाएगा ये पार्ट, तो यहाँ पे एक होल टाइप का है, तो होल यहाँ पे होल इसके ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली ये जब हमारा बनेगा डायग्राम आकृति, तो फाइनली हमारा आकृति जो है वो ऐसा हो जाएगा, ये जो यहाँ वाला होल उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली हमारा कौन सा है, C, मतलब ये आकृति है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पार्टिकुलर यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को एनालिसिस किया जा रहा है, आप बस कंटिन्यू बनाए रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कुछ दिन बाद से आपका मैथ का भी वीडियो प्रीवियस ईयर अपलोड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो पहले देखिए कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है या किस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो ही आप जाके इसका बाद वाला पद को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए Y है, उसके बाद X है, उसके बाद W है। क्या हम लोग देखें कि पहले Y है, फिर X है, फिर W है। Y का हमारा Y कितना नंबर पे आता है, तो 25 नंबर पे, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। X आता है आपका 24 नंबर पे, W आता है आपका 23 नंबर पे। तो देख रहे हैं -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, -1। तो 23 में से -1 कर देंगे तो 22 आ जाएगा। 22 किसका होता है, तो V का होता है, ठीक है।
चलिए भी होता है, किसका होता है 22 भी का। तो भी देखिए किस में है, ए में है आपका, बी में है, मतलब सी और डी आपका नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये एलिमिनेट। ये तरीका होता है आपका एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने का। अब चलिए दूसरा में देखते हैं कि दूसरा क्या होगा। इससे पहले हटा दिया जाए इरेज करके। दूसरा में आपका क्या है, दूसरा में आपका सी है, फिर एफ है, फिर आई है। सी आपका आता है 3 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, और आई आता है 9 नंबर पे। ठीक है, ये कितना बढ़ रहा है आपका, 3 बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा, तो अगला बार भी 3 बढ़ेगा, मतलब 12, और 12 किसका होता है, एल का। ठीक है, तो एल देखिए किस में है, तो एल आपका देख रहे ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो कि ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट के रूप में ले रहे हैं तो आप वीडियो को रोक कर पहले आप खुद से आंसर बनाइए, आंसर को कमेंट कर दीजिए कि ये है, उसके बाद देखिए कि क्या सॉल्यूशन है और उसका क्या राइट आंसर है। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पॉपिट सिस्टर को जरूर ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ सारे क्लासेस की PDF प्रोवाइड की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिए कि यहाँ बोला है नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं क्वेश्चन करने के चक्कर में कि समझ लेते हैं कि समूह से संबंधित है, यहाँ नहीं को हटा देते हैं वो, तो यहाँ बोला है कि नहीं है। तो देखिए पढ़िए यहाँ पे क्या क्या है, लोमड़ी, बकरी, घोड़ा या फिर जेबरा। वेरी इंपॉर्टेंट है, लोमड़ी, बकरी, घोड़ा या फिर जेबरा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कोशिश करिए कि आप आंसर देने के बाद यहाँ के सॉल्यूशन को देखें। तो चलिए देखिए पहले समूह से अलग करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अलग क्या है। देखिए इसमें जो आपका जेब्रा हो गया, घोड़ा हो गया, ये बकरी हो गया, ये सभी क्या है, और ये अलग लोमड़ी, बकरी, घोड़ा और जेब्रा, ये सभी घास फूस खाने वाले जानवर हैं, मतलब शाकाहारी जानवर है। ठीक है, पर लोमड़ी इसमें से क्या है, मांसाहारी जानवर है। तो ए राइट आंसर है। ए किस में आपका, बी में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आपका आता है कथन और निष्कर्ष। ये वेरी ही पॉपुलर टाइप है आपका रेलवे का। इसमें आप अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए। इस टाइप के अधिकतर क्वेश्चन रेलवे में कथन और आर्गूमेंट और एजम्पशन का पूछा जाता है, जिसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अधिकतर का आंसर गलत हो जाता है, गलत एग्जामिनेशन में टिक करके आ जाते हैं। तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं कि कथन और निष्कर्ष क्या है और हम इसे ईजिली कैसे समझेंगे। तो कथन क्या बोल रहा है कि बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। मतलब क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए आप 10 साल के अंदर मान के चलते हैं, मन से अपने एजम्पशन करके चल सकते हैं कि 10 साल के बच्चों में जो है वो खाने की आदत विकसित करने के लिए, अधिकतर देखते हो कि अब जल्दी बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, खाने को नहीं खोजते हैं, तो उनमें खाने की आदत को विकसित करने के लिए जंक फूड जैसे आप हो गए, जंक फूड पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी मान सकते हैं, जंक फूड जितने भी आते सभी, तो जंक फूड का चयन एक अच्छा विकल्प है। क्या ये कथन निष्कर्ष के अकॉर्डिंग सही है? तो चलिए देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है आपको। तो निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद हो। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? दूसरा निष्कर्ष देखिए, उसके बाद हम लोग अपना निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। दूसरा निष्कर्ष में क्या है कि नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा होती है। साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी आवश्यक है। पौष्टिक आहार जो है वो उनके विकास के लिए भी आवश्यक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि
अगर हम उन्हें वही दें जो उन्हें पसंद हो, तो वैसे क्या होगा कि वो सिर्फ जंक फूड ही खाएंगे। क्योंकि अगर हम जंक फूड का आदत शुरू में उनको बच्चे से दिलाते रहेंगे, क्योंकि बच्चे शुरू में वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। अगर अच्छी बातें सिखाएंगे तो आगे चल के वो अच्छी बातें बोलेंगे, अगर बुरी बातें सिखाएंगे तो वो आगे चल के बुरी बातें बोलेंगे। तो जैसा हम उन्हें जिस सांचे में ढाल देते हैं वो उस सांचे में ढल जाते हैं। तो अगर हम उन्हें वही देंगे जो उन्हें पसंद है, तो यहाँ तो उन्हें जंक फूड पसंद आ गया। अगर हम सिर्फ उन्हें जंक फूड देंगे तो क्या उनका विकास होगा? क्या उनकी शरीर की वृद्धि होगी? क्या उनका माइंड का डेवलपमेंट होगा? जी नहीं। तो ये कथन जो है वो हमारे अनुसार गलत है। ठीक है, दूसरा कथन हम लोग देखते हैं कि नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा होती है। चलिए, ये सही बात है कि मोटापा होता है, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वो आपका पैदा होता है। ठीक है, साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी आवश्यक है। जो पौष्टिक आहार है वो हमारे आदत के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या दोनों सूटेबल बैठ रहा? तो नहीं, दोनों सूटेबल नहीं बैठ रहा है। ठीक, तो चलिए, हमें फाइनली पता चल गया कि कथन क्या बोल रहा है और निष्कर्ष क्या बोल रहा है। तो अब चलिए बाई ऑप्शन पे हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, ए, ना तो तर्क है और ना ही दो सशक्त हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो हमारा ए, जब हमारा आंसर मिल गया तो बाकी हम तीन को और क्यों देखें। तो हमारा ए जो है वो राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा वन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पहला क्या है? शिखर, बादल और पर्वत। क्या है? शिखर, बादल और पर्वत। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। आपका वेन आरेख का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, जो शिखर है और बादल है ये एक कैटेगरी का है, पहाड़ पर्वत से संबंध रखते हैं, पर जो हमारा बादल है वो सबसे अलग है। तो बादल का अलग बनेगा, बादल को दोनों से कोई संबंध नहीं है। अब देखना है कि पर्वत और शिखर ये दोनों में क्या आपका रिलेशन बैठ रहा है, क्या तालमेल बैठ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा पर्वत है सी, जो हमारा पर्वत है, ठीक है, ये मान लीजिए पर्वत है, सभी पर्वत क्या होते हैं? शिखर होते हैं, क्योंकि पर्वत तो बड़े बड़े होते हैं पर जो शिखर हैं वो छोटे होते हैं। तो आपके ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्वत को हम शिखर भी बोलते हैं, शिखर को हम पर्वत भी बोलते हैं। तो हमारे ये वन डायग्राम ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। बादल हमारा अलग आ गया। ठीक है, पर्वत को शिखर और शिखर को पर्वत कहा जाता है। चलिए वेन डायग्राम सी जो डी हमारा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए कथन और अवधारणा का। इसी सबसे पेपर रेलवे का भरा पड़ा है, कथन, निष्कर्ष, कथन, अवधारणा। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना टिक मार कर लो उतना कम है। तो चलिए आखिर देखिए कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो पहला कथन देखिए, सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अंग हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। चलिए कथन या बार फिर से एक बार कथन को समझने का कोशिश करिए कि सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अंग हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के रक्षण में योगदान देते हैं। सही बात है। अब देखिए इनके अनुसार धारणाएं क्या है वो देखते हैं कि भवनों अथवा सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा कर पर्यावरण को निर्मित अथवा संरक्षित करना। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन जो है ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर है और इसमें से किसी भी प्राणी का लुप्त होना या लुप्त हो जाना इस प्रवाह ऊर्जा के एक अहम भाग को क्षति पहुंचाता है। बहुत बड़ा आपका धारणा दिया है, तो आप समझने का कोशिश करिए कि आखिर ये बोल क्या रहा है।
पहला जो है भवन और सड़क के बारे में बता रहा, तो ये तो पहला कथन और अवधारणा तो अलग हो गया, पहला का तो होगा नहीं। दूसरा हम लोग फिर से पढ़ने का कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी जैव विविधता का बात हुआ है और यहाँ भी आपका जैव विविधता का बात हुआ है, ये जगह और आपका ये जगह। तो जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जो जीवन ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करता है। मतलब कथन 2 जो है वो कथन का जो निष्कर्ष है वो आपको 2 नंबर से मिलता है। मतलब कथन का जो सारांश है वो आपको कौन सा 2 नंबर दे रहा है। तो क्या होगा आपका, केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की क्या, कथन 2 जो है वो अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार में आपको नहीं समझ में आए, अब वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को समझकर ही एग्ज़ाम देने जाना है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न श्रृंखला में कौन सा विषम है, मतलब कौन सा अलग है वो आपको बताना है। चलिए पहले एक एक करके रिलेशन क्या बैठा देखते हैं। सबसे पहले देखिए ईयर सबका सेम है, 96, 96, 96, 96 और 96, मतलब ईयर का कोई खेल नहीं है। मंथ का देखिए 1, 1, 2, 3, 4, मतलब मंथ से ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब चलिए डेट के अनुसार देखते हैं। तो देखिए डेट में क्या कर रहा है कि आपका 5 तारीख से डायरेक्ट लेके गया है 27 तारीख, तो कितना का अंतर हो जा रहा है आपका, 22 का, ठीक है। उसके बाद आपका 27 से लेके गया 18 तारीख, कितना का अंतर हो जा रहा, 31 का है, पहला जनवरी महीना है तो 4 दिन इधर हो गया और 18 दिन उधर हो गया, तो 18 और 4 22 दिन इसमें भी हो गया। चलिए सही चल रहा। उसके बाद फिर 18 से आपका लेके जा रहा है 12 तारीख, फरवरी का है, और 96 देखिए 96 आपका क्या है, इसको 4 से डिवाइड करके देखिए लीप वर्ष है, यानी अगर कट जाएगा तो लीप वर्ष है, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, मतलब 24, मतलब ये पूरा लीप वर्ष है, तो इसमें आपका 29 दिन आएगा, 29 दिन आएगा आपका। तो इसको थोड़ा साफ कर लिया जाए ताकि आपको अच्छे से बेटर समझ में आ जाए। तो 29 दिन होगा आपका, तो आपका इधर हो गया 12 दिन इसका, और आपका हो गया 29, मतलब 29 में से 18 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, 23 दिन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था। और चलिए लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लिया जाए कि आखिर लास्ट ऑप्शन बोल क्या रहा है। तो लास्ट ऑप्शन तो चेक नहीं कर पाए, क्योंकि जब यहाँ पे रॉन्ग है तो फिर यहाँ का तो रॉन्ग ही आएगा ना। अगर हम 11 यहाँ कर देंगे तो यहाँ का सही आएगा। तो हमारा गलत कौन सा है, गलत ऑप्शन जो है हमारा है ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी देखिए विषम को चुने, देख रहे हैं आप लोग। सॉरी, इसमें लगता है आपको आंसर रिपीट हो गया है, तो इसका इस क्वेश्चन का जो आपको ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को आपको देखना नहीं, यहाँ देखना है। विषम को चुने, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए यहाँ भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर विषम इसमें क्या है उसको ढूंढने की। तो देखिए ABCD ये तो सही है। उसके बाद देखिए E का 5 होता है, सही है। J का 9 होता है, सही है। T का 20 होता है, सही है। Y का 25 होता है, सही है। सही, सब तो सही है, तो फिर गलत क्या है। J का आपका गलत है ना, J का होता है 10 और I का होता है 9, तो हमारा गलत कौन सा है, B किस में है, D में है आपका। आप लोग एक मिस्टेक मत करिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे बी गलत है तो बी को टिक कर देंगे। जी नहीं, बी को टिक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा एग्जामिनेशन में। आपका आंसर है बी वाला है। बी वाला कौन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी।
27, 29, 33, देखिए अंतर कितना का है, 2 का प्लस 2, फिर उसके बाद प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस 6, 33 और 6 कितना हो जाएगा, है ऑप्शन नहीं है। तो ये लॉजिक सिंपल है, फॉलो नहीं कर रहा। पहले लॉजिक लगा के देखना है कि कौन कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, मतलब इसका मल्टीपल में हो रहा। तो 33 प्लस 8 कितना हो जाएगा, देखिए 2 हुआ, 2 के बाद 4 हुआ, मतलब वो 2 टाइम हो रहा है, 2 से गुना हो जा रहा है। 4 के बाद 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 33 और 8 को अब जोड़ेंगे तो 41 होगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि स्पंदन राजू की बहन है। जैसे ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, पहले बारीकी से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्या क्वेश्चन बोलना है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो स्पंदन जो है वो राजू की बहन है, इतना समझ में आ गया। राजू के पिता की बहन का स्पंदन से क्या संबंध है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसमें कोडिंग का भी आपका क्वेश्चन आता है। तो फिलहाल अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल तरीका से देखना है। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। स्पंदन राजू की बहन है, पहले ये दोनों में रिलेशन निकालना कि स्पंदन क्या है, राजू की बहन। तो पता चल रहा है कि राजू भाई है आपका, तो भाई पे हम प्लस वाला साइन देंगे। और स्पंदन क्या है, उसकी बहन, मतलब स्त्री है, सिस्टर है उसकी, नेगेटिव रहेगा उस पर। मेल में प्लस और फीमेल में माइनस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन को देखिए कि राजू के पिता की बहन का स्पंदन से क्या संबंध है। मतलब राजू के पिता, अब राजू के पिता, चलिए इसका फादर आ गया, फादर जी। अब राजू के पिता की बहन, इनकी भी सिस्टर आ गई, ठीक है। ये स्पंदन है, ये ख्याल रखिएगा, इसको S1 कर दिए। तो बोल रहा कि स्पंदन से क्या संबंध है। अब देखो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गए भाई बहन, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए भाई बहन आपके, ठीक है। और ये दोनों भी हो गए भाई बहन। तो जब ये दोनों भाई बहन हो गए तो ये इनके फादर जी हो गए, ये इनके फादर हो गए, और ये फादर की सिस्टर है। क्या, फादर की सिस्टर। फिर से समझिए, स्पंदन राजू की बहन है, यहाँ उनका ग्राफ है, स्पंदन ये है और ये राजू है, ठीक है। मेल पे प्लस, फीमेल पे माइनस देना है। और बोल रहा कि राजू के पिता की बहन का, राजू के पिता मतलब ये राजू के पिता हो गए फादर, और उनकी सिस्टर मतलब S पे नेगेटिव। स्पंदन से क्या संबंध है, तो ये दोनों आपके भाई बहन हो गए, और यहाँ भी ये दोनों आपके भाई बहन हो गए। तो ये स्पंदन और राजू के फादर हैं और ये उनकी सिस्टर है। तो फादर की सिस्टर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। जिनको नहीं समझ में आता ब्लड रिलेशन, दादी तो नहीं बोलते हैं, माँ भी नहीं बोलते हैं, बहन भी नहीं बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है कि क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक बार देख लीजिए फिर से, जिन्हें भी नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। फिर से एक बार आप देखते हैं सारा को। देखिए स्पंदन राजू की बहन है, स्पंदन ये हो गया और यहाँ आ गया राजू, ठीक है। ये नेगेटिव और ये प्लस माइनस का साइन इसलिए क्योंकि हम मेल पुरुष को प्लस से सूचित करते हैं और महिला को मतलब ओमेन को या गर्ल्स को माइनस से। उसके बाद क्या बोल रहा है कि राजू के पिता की बहन, राजू के पिता, चलो राजू के पिता को बना दिया जाए, ये राजू के पिता हो गए आपके, ठीक है। इसकी बहन, इसकी सिस्टर, ये हमारा साइन है ऊपर का, इसकी सिस्टर को स्पंदन से क्या संबंध है। तो इसका संबंध का क्या बात है, देखो कि ये दोनों हो गए भाई बहन और ये भी दोनों हो गए भाई बहन। तो फादर की बहन क्या लगेगी, तो सिंपल है बुआ। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है। क्या बोल रहा है कि राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। क्या बोल रहा है कि फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। इधर पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले क्या है कि राजू आपका चल रहा है 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, मतलब यहाँ राजू है
और ये 4 किलोमीटर चला इधर पूर्व की ओर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वह बाएं मुड़ जाता है, ये आपका बायां मतलब ऊपर जाएगा, बाएं मुड़ जाता है, और नीचे होगा तो दाहिना, और 3 किलोमीटर जाता है। चलिए 3 किलोमीटर बना दिए। अब क्या बोल रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। तो सबसे पहले देखिए वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, मतलब हमको ये निकालना है, ये वाला दूरी को निकालना है। तो आप लोग पाइथागोरस पढ़े होंगे ट्रेन में कि आपका h बराबर होता है p² प्लस b²। तो हमारा h निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। इसको नाम दे दिए c और ये b, मतलब RCB को निकालना है हमको। तो मतलब 4 का स्क्वायर p की जगह पे 4 आ जाएगा और b की जगह पे 3 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। तो 25 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया को पहले हटा लिया जाए। तो 5 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा पोर्शन कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। अब हमारा दूरी कितना हो गया, 5। तो देखिए सारा ऑप्शन में 5 5 5 है। अब हमारा डायरेक्शन कौन सा होगा, तो देखिए अब मान लीजिए इसको हम ऐसे कर देते हैं डायरेक्शन के लिए। तो ये हमारा हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व में है और दक्षिण में है, पूर्व पश्चिम उत्तर में, पूर्व और उत्तर। तो क्या होगा हमारे ये वाला पूर्व उत्तर, मतलब पूर्वोत्तर में है 5 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी की पूर्वोत्तर में 5 किलोमीटर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को फिर से अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर दोबारा प्ले करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि निम्न चित्र में कितने बंद आयताकार बॉक्स है, मतलब कितने आयत है वो पूछ रहा आपसे। चलिए एक एक करके काउंट किया जाए। सबसे पहले आपका ये बॉक्स हो गया 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका ये बॉक्स हो गया 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए ये हो गया, एक कलर चेंज करके किया जाए ताकि अच्छे समझ में आए। ये हो गया आपका 3 और एक ये हो गया 4, ठीक है। एक ये हो गया 5। उसके बाद आपका और देखिए और कहाँ कहाँ दिख रहा, 5 हो गया, एक ये हो गया आपका 6, देखिए यहाँ हो गया आपका 7, एक ये 8। तो टोटल हमारे पास कितना है, 8 है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि कितने बॉक्स हैं, तो टोटल 8 आयत हैं इस चित्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्या बोल रहा है कि यदि Q का अर्थ है प्लस, ठीक है, J का अर्थ है आपका गुना और T का अर्थ है माइनस और K का अर्थ है डिवाइड, तो इतना का मान कितना होगा। ये सब आपको फ्री का स्कोर वाला है, मतलब फ्री का नंबर दिलाता है। ये सब में कुछ नहीं करना पड़ता, बस सावधानी से करिएगा, जस्ट तुरंत इसका 2 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए कैसे बनाना है, जो जो बोला है उसका वैल्यू रखना है। सबसे पहले कितना है 18, 18 को लिख दिए। उसके बाद के का क्या सिंबल है, डिवाइड है, डिवाइड कर दिए। उसके बाद है आपका डिवाइड 3 है। उसके बाद है आपका क्यू का क्या अर्थ है आपका प्लस है, प्लस दे दिए, ठीक है। उसके बाद आप कितना 7 है, 7 दे दिए। एक एक पॉइंट को ध्यान से रखते हुए चला, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई कितना है 2 है, 2 दे दिए। उसके बाद टी का अर्थ है आपका माइनस और लास्ट में है 8। तो देखिए ये इससे कट गया 6 बार में, तो 6 प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा -8, ठीक है। अब 14 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 14 और 8 को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, तो 20 होगा, ठीक है, -8। तो हमारा फाइनल राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न चित्र का प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बॉक्स बनाना है, उसके बाद 4 आपको दिया हुआ है। अब देखिए ये
और ये जो है वो दर्पण में आने के बाद आपको इस साइड आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, उस तरह देखिए कौन सा है, सारा है। मतलब उम्मीद ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर में है, ऊपर वाला होगा दोनों, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ए वाले में कौन सा है, देखिए आपका ये सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और कथन, तो क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। तो आपका बोल रहा है कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है या पर्याप्त है, उसकी पहचान करना है आपको। मतलब क्या है, कथन को पढ़ना है, फिर आपको उसका निष्कर्ष मतलब प्रश्न को पढ़ना है, और कौन सा उसमें सूटेबल बैठ रहा है उसमें आपको वो देखना है। तो प्रश्न आपका क्या है कि एम, ए और एन और के एक पंक्ति में खड़े हैं। कहाँ, एम, ए, एन और के एक पंक्ति में खड़े हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से सबसे लंबे में व्यवस्थित करते हैं तो कौन सबसे अंत में आएगा। सिंपल आपका प्रश्न ये बोल रहा है कि 4 लोग हैं, जिसमें से एम, ए, एन और के 4 लोग के नाम हैं। इसको क्या किया गया है कि सबसे छोटे से सबसे लंबे में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे अंत में कौन खड़ा होगा वो आपको बताना है। आपको ये 2 कथन के माध्यम से आप अगर इस दोनों को रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसके अनुसार आपको कथन में सूटेबल के अनुसार टिक करना है। तो पहला कथन देखिए क्या बोल रहा है कि 1 नंबर में बोल रहा है कि ए के से छोटा है। ए जो है वो के से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि ए के बड़ा है और ए छोटा है, तो ही ना ए जो है वो के से छोटा है, तो मतलब आपका के बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया, ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। पहला तो आप लोगों ने देख लिया कि पहला बोला आपका कि के जो है वो ए है के से छोटा है, मतलब के बड़ा हो गया और ए छोटा हो गया। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि एम ए से छोटा है। ए से छोटा अगर हो जाएगा तो ये यहाँ पे लगा देंगे, मतलब सबसे बड़ा आपका हो गया के, सबसे छोटा हो गया एम। पर यहाँ पे और एक नाम है जो है आपका के तो पता चल गया। उसके बाद आता है एक एन के बारे में कोई भी यहाँ पे डिटेल नहीं दिया गया कि एन जो है एम से बड़ा है या छोटा है, या ए से या के से। इन तीनों के रिलेशन में कोई संबंध नहीं दिया गया है आपका एन से। तो हम यहाँ पे अगर एन से अगर हमारा कोई भी रिलेशन दिया रहता है तीनों के मुकाबले, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि सबसे अंत में खड़ा कौन होगा। तो हम इससे अंदाज़ा नहीं लगा सक रहे, इसीलिए हम रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि शिक्षक कक्षा से जिस तरह संबंधित है उस तरह चालक संबंधित है किससे। मतलब एक टीचर जो है वो किससे संबंधित है, क्लास से। कहाँ से, क्लास से वो रिलेशन करता है। तो उसी तरह चालक मतलब ड्राइवर किससे रिलेशन करेगा, आपका वाहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उस विकल्प चित्र का चयन करें जो प्रश्न श्रृंखला को पूरा करेगा, जो प्रश्न श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 आपके दिए गए हैं। अब इनमें देखिए कि पहले क्या रिलेशन किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखिए पहला में आपका सभी सेम जैसा दिख रहे हैं, ठीक है। बस जस्ट उसके अपोजिट दूसरा में देखिए क्या हो रहा है। दूसरे वाले लाइन में देखिए कि ये 3 तो सही हैं, सिर्फ चेंज कौन सा हो रहा है, चेंज ये हो रहा है। इसका देखिए फेस ऊपर था तो इसका फेस नीचे हो गया, मतलब सीधा 180 में घूम गया है। उसके बाद अगला को देखिए कि अगला में क्या हो रहा है। 3rd नंबर में देखिए कि देखिए तीनों का फेस सेम है, सिर्फ इसमें चेंज हो गया। पहला में आपका फेस ऐसे था, ठीक है। दूसरा में क्या किया कि फेस को नीचे कर दिया। तीसरा में क्या किया कि फेस को आपका ऐसे कर दिया। तो चौथा में आपका क्या होगा कि फेस इधर हो जाएगा, 180 घूम जाएगा। तो देखिए फेस जिसमें इधर है वो होगा, फेस इधर वाला ये नहीं है, फेस इधर वाला ये देखिए ये बी है। उसके बाद आपका सी भी है और डी तो होगा नहीं। देखिए आपका बी भी नहीं होगा क्योंकि ये देखिए दोनों
को अलग कर दिया, बी नहीं होगा आपका, सी राइट आंसर है। देखिए फेस को आपका इधर कर दिया गया है, तो सी राइट आंसर। सी किस में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब आते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि एफ जो है एस और डी का पिता है। तो एस और डी या तो भाई भाई होंगे या तो भाई बहन होंगे। क्या एस और डी का पिता है, कौन है, तो देखिए कौन है, एस और डी का पिता कौन है आपका, एफ। चलिए भाई अब मान लिए कि एस और डी का पिता है आपका एफ है, पिता एस और डी का। इसको थोड़ा क्लियर कर लिया जाए। एस और डी का पिता हो गया एफ। अब क्या बोल रहा है कि डी की बुआ की बेटी है ई। डी की बुआ कौन होगा, जो उनके फादर की सिस्टर होगी, मतलब इनके सिस्टर, उसको मान लेते हैं एस सिस्टर, और फादर में प्लस, मतलब मेल पर्सन में प्लस और फीमेल में माइनस का साइन देना है, ठीक है। तो डी जो है डी की बुआ की बेटी, डी की बुआ हो गई एस। अब इनकी बेटी जो आएगी तो इनसे नीचे वाली होगी, इनकी बेटी जो होगी वो इनके नीचे ग्राफ बनेगा, तो ये इनकी आ गई। मान लीजिए बेटी को लिख दिए डॉटर, ठीक है। बेटी ई है, सॉरी यहाँ पे ई लिखना है, नाम पार्टिकुलर दिया हुआ है कि ई है, चलो भाई ई लिख लिए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एफ का ई से क्या संबंध है, एफ का ई से क्या संबंध है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एफ का, कलर चेंज कर लेते हैं, कि एफ का ई से क्या संबंध है, ठीक है। मतलब ई जो है वो एफ को क्या बोलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, एक बार फिर से रिमाइंडर कर लेते हैं क्वेश्चन को, कि एस और डी का पिता है एफ। देखिए एस और डी का पिता हो गया आपका एफ, समझिए। उसके बाद बोल रहा है कि डी की बुआ की बेटी, तो डी कौन है, ये इन दोनों के फादर है एफ। बुआ कौन होती है, फादर की बहन, मतलब पापा के बहन, तो हो गया उनकी सिस्टर एस हो गई, ठीक है। अब जब डी जो है वो एस को क्या लगेंगे, बुआ लगेंगे। अब बुआ की बेटी हो गई ई, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ का ई से क्या संबंध है, एफ का ई से क्या संबंध है, मतलब जहाँ पे से लगेगा वहाँ से कंसीडर करना है हमको, जहाँ से लगेगा वहाँ से कंसीडर करना है। मतलब ई से है तो ई एफ को क्या बोलेगा, तो ई एफ को क्या बोलेगा, मामा बोलेगी, ठीक है, मामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।